Good morning all, welcome to Learners Academy. Okay, so क्वेश्चन नंबर 3 करना है हमको एक्सरसाइज नंबर 5.2 में आज, बट बिफोर दैट क्या डाउट्स है बताओ। फर्स्ट का थर्डवा, अच्छा फर्स्ट का थर्डवा देखना। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन इज, इसमें आपको फर्स्ट टर्म पता करनी है, ये मिसिंग है, क्या मिसिंग है? ए। क्या नहीं है? 18 नहीं है। ओके, फिर तो कर लोगे वो। तो देखो देखो, अगर जो जनरल टर्म फॉर्मूला है उसमें से 4 कंपोनेंट्स में से कोई भी 3 कंपोनेंट गिवन हो तो ही चौथा कंपोनेंट निकाल सकते हैं। अगर 3 में से 2 ही कंपोनेंट, जैसे आप कह रहे हो कि ये मिसिंग है, तो फिर बचे हुए 2 कंपोनेंट निकालना इम्पॉसिबल है वहां पे। तो ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कंपोनेंट से नहीं निकलवा रहा, वो टर्म्स में से निकलवा रहा है, तो किसी भी एपी की 2 टर्म्स गिवन होनी चाहिए, जो क्वेश्चन हम आज करेंगे। किसी भी एपी की कितनी टर्म्स गिवन होनी चाहिए? 2 टर्म्स गिवन होनी चाहिए। उससे उसके कोई भी कंपोनेंट्स निकाल सकते हो, उसका कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, उसकी फर्स्ट टर्म निकाल सकते हो, और कोई भी कंपोनेंट निकाल सकते हो तो कोई भी टर्म भी निकाल सकते हो। कंपोनेंट से टर्म निकल जाएगी। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें। और कोई डाउट? ठीक है, कोई इधर से गर्ल्स सेक्शन में से कोई डाउट? नो? होमवर्क हो गया सभी का? ओके, इजी क्वेश्चन ही थे कल तो। अब थोड़े से एडवांस लेवल क्वेश्चन आज से स्टार्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि एक एपी की 2 टर्म्स गिवन हो तो कैसे बची हुई टर्म्स या उसके बचे हुए कंपोनेंट्स, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है, वो सीखना है। ओके, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए आप। ठीक है, क्या है फर्स्ट पार्ट में? आपको 3 टर्म्स गिवन है। कितनी टर्म्स गिवन है? 2, फिर ये ब्लैंक है, फिर ये 26 है। तो इस एपी के हिसाब से सबसे पहले तो मैं लिख दूंगा हियर द गिवन एपी इज, here the given AP is और ये ब्लैंक, ये 2 कॉमा डैश कॉमा 26 इसी फॉर्म में डाल दूंगा। ब्लैंक ऐसे ये स्क्वायर ना बनाओ, ब्लैंक ना बनाओ, तो एक डैश खींच देना ना। 2 डैश 26 ये AP गिवन है। ठीक है, सो इस AP को डीकोड करते हैं तो उससे पता चला कि A1 तो है 2, और कौन सी दूसरी टर्म गिवन है? A3, गिनो ना, पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है, सो A1 गिवन है कितनी? 2, और A3 गिवन है कितनी? बोलो यहां तक कोई डाउट? तो कुल मिला के 2 टर्म्स तो गिवन है। कितनी टर्म्स गिवन है? 2 टर्म्स। अब दोनों टर्म को हम जनरल टर्म, दोनों जो टर्म्स गिवन है इसको हम जनरल टर्म फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। सो टेल मी, A1 तो A ही होता है, तो A की वैल्यू 2 आ गई, और A3 जो है वो A प्लस 2D होता है। क्या होता है? तो A प्लस 2D की वैल्यू 36 आ गई। समझ आया क्या? क्या 26? हाँ 26 है। बोलो समझ आया क्या यहाँ तक? हमको जो भी 2 टर्म्स गिवन हो, जो भी, जैसे यहाँ पे A1 और A3 गिवन थी, तो उसको मैंने जनरल टर्म फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया। तो A1 का जनरल टर्म फॉर्मूला A ही होता है, A ही होता है, और A3 का जनरल टर्म फॉर्मूला A प्लस 2D होता है। तो A1 की वैल्यू 2 है तो A की वैल्यू 2 है, और A3 की वैल्यू 26 है तो A प्लस 2D की वैल्यू भी 26 है। अब आप इन दोनों को एज इक्वेशन ट्रीट करो। एक इक्वेशन है A इक्वल टू 2, एक इक्वेशन है A प्लस 2D इक्वल टू 26। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है हमने। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन गिवन हो तो दोनों वेरिएबल पता कर सकते हैं। यहाँ पे 2 वेरिएबल कौन कौन से हैं? A और D। यहाँ पे वो 2, जैसे वहां पे x और y होते थे, यहाँ पे 2 वेरिएबल कौन कौन से हैं? A और D। या तो इधर की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करो, या इधर की वैल्यू उधर सब्स्टिट्यूट करो, A और D निकल जाएगा। सबसे आसान काम होगा कि A की वैल्यू 2 नीचे सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। समझ आया? तो A और D आ जाएगा तो सेकंड क्या, तो कोई से भी टर्म पूछ ले मुझसे, अगर A और D आ जाएगा तो उस AP में से क्या नहीं निकाल सकते? सब निकाल सकते। क्लियर है? सारे इक्वेशन सिमिलर पैटर्न पे, 2 टर्म से 2 इक्वेशन बनाओ A और D की फॉर्म में, फिर उन 2 इक्वेशन को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकालो। A और D की वैल्यू निकल जाए, जो चाहे वो निकालो। A की वैल्यू यहाँ तो निकलाई है, पर हर बार नहीं होगी, हो सकता है कि अगले क्वेश्चन में वो भी निकालनी पड़े। यहाँ तो निकलाई दिख गई A की वैल्यू 2, क्योंकि फर्स्ट टर्म गिवन थी। समझ आया? क्लियर है? ओके, चलो। तो A की वैल्यू 2, A प्लस 2D। तो मैं क्या कर दूंगा, लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, let's say this is my equation number 1, and let's say this is my equation number
2। क्या करूंगा बताओ, पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2 वी गेट हाँ बोलो क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 में हमको क्या मिल जाएगा, ऐसा करेंगे तो वी गेट इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 क्या थी, a प्लस 2d, तो a की वैल्यू तो 2 रखनी है ना, 2 प्लस 2d इक्वल टू व्हाट 26। बोलो 2 को उधर भेज दूं मैं, तो 2d की वैल्यू हो जाती है 26 माइनस 2 विच गिव्स मी 24, और अब इस 2 को भी भेज दूं वहां पे तो डिवाइड हो जाएगा 24 on 2 which gives me d की वैल्यू 12। तो a की वैल्यू 2 तो पहले ही क्लियर थी और d की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। मैं यहां से लिख सकता हूं सो a इक्वल टू 2 एंड d इक्वल टू 12। बोलो यहां तक कोई डाउट, या सॉल्यूशन फॉर्म में लिखो तो a कॉमा d इक्वल टू 2 कॉमा 12, जैसे मैं सॉल्यूशन फॉर्म में लिख देते x कॉमा y अगर सॉल्यूशन फॉर्म, ठीक है। बताओ कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। अब उसने क्या मांगा हमसे, मिसिंग टर्म क्या है a2, तो a2 निकाल लो। सो द मिसिंग टर्म, हेंस द मिसिंग टर्म a2 इज, हेंस द मिसिंग टर्म a2 इक्वल टू, बोलो a2 की भी जनरल फॉर्म बताओ, a प्लस डी, a2 की जनरल फॉर्म है a प्लस डी, हमारे पास a भी है हमारे पास d भी है, a तो है 2, d है 12, 2 प्लस 12 40। समझ आया क्या तरीका, बोलो मौलिक समझ आया। अब आप वहां पे 14 रख के देखो, जो मिसिंग टर्म है वहां पे 14 रख के देखो, आपको वो एपी जैसी दिखाई देगी। 2 में क्या जोड़ूंगा मैं 12, 14 में क्या जोड़ूंगा मैं 12, बन गई एपी, ठीक है। आप जो मिसिंग टर्म उधर फिलअप करोगे तो आपको वो सीरीज जो है, वो सीक्वेंस जो है वो एपी की तरह बिल्कुल दिखाई दे। वो करना नहीं है, आप अपने आप से करके देख सकते। आंसर तो बस आपको तो आंसर मिसिंग टर्म्स बतानी, क्लियर है क्या, बोलो कोई डाउट, नोट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके कितने क्वेश्चन हैं, 6 5। तो सेकंड थर्ड फोर्थ को तो करो होमवर्क मार्क, सेकंड वाले को कैसे करेंगे, फिफ्थ वाला करवा रहा हूं तो सेकंड वाला नहीं आएगा आपको, मैं कह रहा हूँ ना सेकंड थर्ड फोर्थ को करो होमवर्क मार्क, मैं फिफ्थ वाला करवा रहा हूँ ना, सबसे भयानक जो दिख रहा है, फिर तो आप कोई सा भी कर लोगे, ठीक है। चलो देखो ये वाले, ये दो क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ तो बिल्कुल सरल है, क्योंकि इसकी तरफ a की वैल्यू गिवन है, मतलब a1 गिवन है यानी a की वैल्यू गिवन है, तो बस सेकंड इक्वेशन में पुटअप करते हैं d की वैल्यू आ जाएगी और मिसिंग टर्म्स आ जाएंगे। अब इन दोनों में क्या है, a की वैल्यू गिवन नहीं है, तो मैं फिफ्थ वाला करवा रहा हूँ तो उससे सेकंड वाला हो जाएगा, डन। फिफ्थ वाला नोट डाउन करो, हियर द गिवन ap इज, here the given AP is here the given AP is ये AP नोट डाउन कर लेना, ब्लैंक की जगह ब्लैंक छोड़ दो। तो मिनिमम 2 टर्म्स सही होती हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। सो दो टर्म्स कौन कौन सी गिवन है चेक करो, कौन सी पूछा है मैंने, सेकंड एंड सिक्स, सेकंड एंड सिक्स। तो आई कैन से कि A2 गिवन है कितना 38, राइट, एंड उसके बाद बोलो A6 गिवन है कितना, so using the general term formula, using the general term formula A2 को क्या लिखा जा सकता है, A plus single D which is equal to 38, and using the general term formula A6 को क्या लिखा जा सकता है, A plus 5D which is equal to minus 22। अब आप इसको दो इक्वेशन मान सकते हो, दो वेरिएबल में। फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन 1, एंड सेकंड इक्वेशन इज दिस, लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन 2। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसलिए पहले चैप्टर पढ़ा दिया है ताकि आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। सो एलिमिनेशन मेथड से कर दूं क्या मैं, देखो a से a कट जाएगा ना, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दूं, बोलो। देखो पिछले क्वेश्चन में तो इक्वेशन 1 में a की वैल्यू रखी रखाई मिल गई,
तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सरल लगा। अब इसमें ए की वैल्यू या डी की वैल्यू दोनों से नहीं मिल रही, ना इससे मिल रही ना उससे मिल रही, तो एलिमिनेशन मेथड ज्यादा। वैसे चाहो तो इसमें भी सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, ए की वैल्यू निकाल लो, डी को उधर भेज दो, 38 माइनस डी, और 38 माइनस डी फिर ए की जगह यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। लेकिन एलिमिनेशन मेथड ज्यादा आसान लग रहा है क्योंकि यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, और हर एक क्वेश्चन में ए मिलेगा, तो हर बार एलिमिनेशन मेथड ही सबसे सही लगेगा। अब बड़ी इक्वेशन वो दिख रही है, छोटी है, या कुछ भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। अभी मैं 2 - 1 कर देता हूँ, इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1 कर दें, बोलो। नाउ सब्ट्रैक्टिंग, कौन सी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं? फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, वी गेट तो कौन सा ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 वाला ऑपरेशन लगा रहा हूं। फाइन, लगा दूं? लगाए? देखो इक्वेशन 2 में से 1 घटानी है, तो ए में से 1 तो 0 हो गया, खत्म हो गया। 5d में से 1d गया तो 4d। RHS आओ, -22 - 38, -22 - 38 कितना होता है? सॉल्व करो। माइनस का 60 हो जाता है क्या? माइनस का 60 हो जाता है क्या? तो यहां से d की वैल्यू आ जाती है -60 डिवाइडेड बाय 4 विच विल गिव मी, ठीक है। अब ए भी तो पता लगाना है मुझे, तो ये d की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में या 2 में पुटअप कर दो, तो 1 में पुटअप कर देता हूं। नाउ पुटिंग d इक्वल टू -15 इन इक्वेशन फर्स्ट, चाहो तो सेकंड में भी कर सकते हो, वी गेट, तो इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस डी, a प्लस डी की वैल्यू रख दो, क्या? -15 इक्वल टू व्हाट? 38। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -15, उधर जाएगा तो 38 + 15 विच विल गिव मी आंसर इज 53, ठीक है। सो a तो कितना आया मेरा? 53, एंड d कितना आ गया मेरा? -15। सो a और d क्लियर हो गए। अब जो भी टर्म उसको चाहिए हम निकाल सकते हैं। यहां तक नोट डाउन हो गया? करो। ठीक है, कौन कौन सी टर्म्स मिसिंग है? A1, A3, A4, A5, 4 टर्म्स निकालना शुरू करें। A1 तो वो, लेकिन अपने को स्ट्रक्चर से करना है ना, अपने को चारों टर्म्स को सब्जेक्टिव ट्यूशन आता है तो सब्जेक्टिव के हिसाब से करना है, ऑब्जेक्टिव आता है तो फिर एज यू लाइक। और अभी के लिए हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारी एक्सरसाइजेस के एज सब्जेक्टिव के सॉल्व करेंगे, फिर वो ऑब्जेक्टिव आता है तो हमारे लिए बोनस है, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्टिव से करके जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव से भी कर लेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव से करके जाएंगे और बाय द वे वो सब्जेक्टिव आ गया तो फिर नहीं कर पाएंगे। चलें आगे, ठीक है। नाउ हमसे क्या क्या पूछा है? एक तो पूछा है A1, और क्या पूछा है? A3, या फिर ऐसे लिखो, नाउ द मिसिंग टर्म्स ऑफ द AP आर टर्म्स ऑफ द गिवन AP, दैट इज, क्या क्या मिसिंग टर्म्स हैं? A1 मिसिंग है, देन A3 मिसिंग है, A4 मिसिंग है, एंड देन A5 मिसिंग, ठीक है ना। तो A1 जनरल टर्म फॉर्मूला से A ही बनता है, A3 क्या बनता है जनरल टर्म फॉर्मूला से? A + 2D बनता है, A4 क्या बनता है? A + 3D बनता है, एंड A5 इज ऑब्वियसली A + 4D। अब A और D है तो सारा जहां है हमारे पास, एक AP के सारे राज जानते हो अगर आपको A और D पता है तो, जानते हो। चलो A क्या आया था मेरा?
ए क्या आया था, ए 53, तो पहली टर्म a1 तो हो गई 53, फिर a प्लस 2d करना है, तो 53 प्लस 2 इंटू डी कितना निकाला था बेटा, -15। फिर ये बताओ 53 प्लस 3 इंटू -15, फिर ये बताओ 53 प्लस 4 इंटू -15, चलो सॉल्व करो। सो 2 इंटू -15 -30, 53 में से 30 गया तो, और 3 इंटू -15 माइनस का 45, 53 में से 45 गया तो 8, लास्ट 4, अरे क्या, अरे 4 इंटू -15 इज माइनस का 60, तो 53 में से 60 गया तो माइनस का 7। सो दीज आर द मिसिंग टर्म्स। आप उधर रख के देखोगे तो आपको फ्लो दिख जाएगा। देखो इधर 53 रख के देखो मिसिंग टर्म में, इधर 23 रख के देखो, इधर 8 रख के देखो, और इधर -7 रख के देखो, और कॉमन डिफरेंस क्या रहता, -15। सो 53 - 15 38, 38 - 15 23, 23 - 15 8, 8 - 15 -7, -7 - 15 -5। फ्लो बैठ गया, ठीक है ना, ये हो चुका है हमारा। तो क्या अब एपी की कोई भी टर्म दे दूं तो बची हुई सारी टर्म्स है जो भी पूछे हो बता सकते हो? किसी भी क्वेश्चन में नीचे अभी तो क्या डायरेक्टली पूछ रहा है, इनडायरेक्टली भी पूछेगा, इनडायरेक्टली पूछे तो बता सकते हो ना? ठीक है, हो गया ये, तो आगे की कुछ चर्चा करें, कर दो डिलीट। ओके, लेट्स सी। अब सुनो बेटा एक बार और, लेट्स से ये क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव पेपर में, यही सेम क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव पेपर में। देखो इधर रिया, यहाँ पे ध्यान दो, जो छूट जाए उसको छोड़ दिया करो, क्योंकि उसको केवल नोट डाउन करने का तो बहुत सारे ऑप्शन है, नोटबुक बाद में देख के कर सकते हैं या वीडियो मिल जाती है, लेकिन जो समझा रहे हैं वो छूट गया तो उस टाइम ध्यान दो आप, है ना। सेकेंड अप्रोच देखो, लेट्स से ये ऑब्जेक्टिव पेपर में है, तो जो टर्म्स हमको गिवन है उसके बीच में गैप कितना है वो देखो। तो सबसे पहले तो आप ये काम करो, जो दो टर्म्स गिवन है उनका डिफरेंस कर दो, तो 26 में से 2 गए तो, और बीच का गैप कितना है, मतलब कितने टर्म इन दोनों के बीच का कितना कम है, ये a1 है और ये a3 है, तो 2 टर्म्स का गैप है, ये a1 है और ये a3 है, तो 3 - 1 करेंगे, 2 टर्म्स का गैप है ना, तो इसको 2 से डिवाइड करो, क्या आया 12। अब 2 में 12 जोड़ दो, 12 में जोड़, नहीं गलत हुआ तो, अच्छा 2 + 12, सही है सही है, 12 जोड़ो तो 2 + 12 14, 14 + 12 26, ठीक है। दूसरे में ट्राई करें। अब वैसे तो सेकंड एंड थर्ड आपके सब्जेक्टिव पैटर्न से तो होमवर्क है, अभी ऑब्जेक्टिव पैटर्न से ट्राई करते हैं। क्या काम मैंने, पहले तो इन दोनों का डिफरेंस कर दो, तो 3 में से 13 गए तो -10, 3 में से 13 गए तो क्या बचता है, -10 ही बचता है। अब डिवाइड किससे करना है, इनके बीच में गैप कितना है, तो ये है a2, ये है a4, तो 4 में से 2 गए तो 2 टर्म्स का गैप है, सो 2 से डिवाइड करो, तो क्या आ गया, ये जो आता है ना बेटा ये d होता है, ये क्या होता है, ये कॉमन डिफरेंस। अब d -5 है, तो फिर देखो मेरी बात सुनो, d क्या है -5, तो कुछ टर्म है जिसमें से -5 होकर 13 आया होगा, तो वो टर्म 18 रही होगी, 18 में से -5 होकर 13 आया होगा, और 13 में से -5 और करो 8, 8 में से -5 और करो 3, हो गया। बोलो समझ आया, आ रहा हो, चलो अगला ट्राई करते हैं। बोलो 5 और ये कितना है, 9 1/2 को क्या बोलते हैं अपन, 9 9.5, तो 5 और 9.5 का डिफरेंस कितना होता है, 4.5, 4.5 को 4 1/2 कह सकता हूं मैं, ठीक है। या फिर ना समझ में आया तो इसको सॉल्व कर लो, 4 2 जा 8, 8 + 1 9/2 कह सकता हूं, ठीक है। अब इसको डिवाइड किससे करूं, सो ये है a1, ये है a4, तो 4 और 1 का 3 का डिफरेंस है, तो डिवाइड किससे हो जाएगा 3। अब 9/2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, 3 3 जा 9, सो 3/2, 3/2 का मतलब पता है क्या होता है, 1 1/2 यानी 1.5, 1.5, तो 1.5 जोड़ना है आपको, 5 में 1.5 जोड़ो 6.5, 6.5 में 1.5 जोड़ो 8, 8 में 1.5 जोड़ो 8.5, समझ आया। 5 में 1.5, ये जो आखिरी में चीज आती है डी आती है, ये क्या आती है डी, तो डी आती है तो बस आप कुछ घटाओ कुछ बढ़ाओ, अगर पिछला पता करना है तो डी घटा दो, और अगला पता करना है तो डी जोड़ दो,
ठीक है, चलो इसमें ट्राई करते हैं। देखो 6 और -4 का डिफरेंस करना है, 6 माइनस और उधर क्या है -4, कितना डिफरेंस आएगा? 6 माइनस -4 यानी 6 प्लस 4, कितना डिफरेंस आएगा बोलो? 10। और डिवाइड किससे करना है? टर्म्स ये कौन सी है? A1, ये कौन सी गिनना? 2 3 4 5 6, तो 6 और 1 में 5 का डिफरेंस होता है, तो 5 से डिवाइड कर दूं तो 10/5 क्या आया? 2। ये जो फाइनली चीज आती है कॉमन डिफरेंस होती है, क्या होती है ये? तो कॉमन डिफरेंस जोड़ जोड़ के आगे बढ़ सकता हूं मैं। तो -4 में 2 जोड़ा -2, -2 में 2 जोड़ा 0, 0 में फिर 2 जोड़ा 2, 2 में फिर 2 जोड़ा 4, और 4 में 2 जोड़ते 6। सेट हो गया? ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव पैटर्न अप्रोच। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आए तो ऐसे फटाफट से हम विद इन 1 मिनट ये टेबल सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखो आगे वालों में तो डी जोड़ देना और इसमें से डी घटा देना। भाई डी तो ले आओगे ना, कैसे लाओगे? चलो देखो, ये है A2 और ये है A6, तो पहले तो इन दोनों का डिफरेंस करो। -22 -38 कितना आता है? माइनस का 60। डिवाइड किससे करूंगा? ये है A2 ये है A6, तो 6 में से 2 गई 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो कॉमन डिफरेंस -15। वैसे भी यही आया था, हमने सब्जेक्टिव पैटर्न से ट्राई किया था तो भी यही आया था। अब -15 करते जाओ आगे के लिए और पीछे जाने के लिए +15 करना पड़ेगा। भाई कॉमन डिफरेंस अगर -15 आया है तो आगे जाने के लिए तो -15 -15 -15, तो पीछे जाने के लिए +15। तो पहले चलो आगे के कर लो। 38 में से 15 गए 23, 23 में से 15 गए तो 8, 8 माइनस 15 क्या हो जाएगा? -7। अब पीछे जाना है तो +15 करो। 38 में 15 जोड़ो जरा, तो जो भी कॉमन डिफरेंस आए उसको ऐड करते जाओ आगे के लिए और पीछे के लिए सब्ट्रैक्ट करते जाओ। समझ आया क्या? बढ़े आगे। दोनों पैटर्न से डिस्कस कर लिया हमने। जल्दी करना हो तो क्या करें, और सब्जेक्टिव से विद प्रेजेंटेशन करना हो तो क्या करें? ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 4। अब इस पैटर्न का पहला क्वेश्चन आया है जो कि उल्टा है। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ो। Which term of this AP is 78? क्या मतलब समझा? What's the meaning? इस AP की कौन सी टर्म 78? आपसे 78th टर्म नहीं पूछी। अगर आपसे 78th टर्म पूछता तो यानी कि आपको A78 निकालना होता, बट आपसे A78 नहीं पूछा है। आपसे A78 नहीं, वो पूछता तो वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये उल्टा क्वेश्चन आ गया। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन अभी निकाल तो देंगे, हम निकाल देंगे, प्रोसेस बता देंगे। एक तरीके से n की वैल्यू, पोजीशन पूछना क्या होता है? n की वैल्यू पूछना, तो n की वैल्यू पूछिए। बट एग्जाम में या जल्दीबाजी में हम कैसे पता लगाएं कि सर सीधा क्वेश्चन है या उल्टा क्वेश्चन? इसमें A78 पूछा है या फिर an में n की वैल्यू पूछिए, मतलब n की वैल्यू पूछिए। ठीक है, हम कैसे पता लगाएंगे सीधा क्वेश्चन है या उल्टा? टर्म पूछिए या पोजीशन पूछिए? सबसे बड़ा सवाल यह है, टर्म पूछी है या पोजीशन पूछी है? तो देखना, आपको एक हिंट मैंने पहले दिया था, वो हिंट अभी भी काम करेगा। अगर मुझसे टर्म पूछता तो ये n की वैल्यू होती और ये n की वैल्यू होती तो इसके आगे 100% th लगा हुआ होता। समझ गए ना? तो इसके आगे th लगा हुआ है, दैट मींस आप तो चलो सिंपल सा लॉजिक याद रखो, जिसके आगे th लगा हुआ है वो n की वैल्यू है। क्या कहा मैंने? जिसके आगे th, AP की दुनिया में n की वैल्यू के आगे th लगाया जाता है। जैसे n की वैल्यू 78 है तो मैं ऐसे पूछूंगा फाइंड 78th टर्म, मैं ऐसे नहीं कहूंगा फाइंड 78 टर्म्स, मीनिंग ही चेंज हो जाएगा उसका, है ना? फाइंड 78 टर्म्स का मतलब होगा 78 टर्म्स निकालो, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा आएगा। फाइंड 78th टर्म, अगर th लगा दूं दैट मींस वो n की वैल्यू है। ठीक है, देखो AP गिवन है तो AP में से A और D नहीं निकाल सकते क्या? बोलो, 4 कंपोनेंट्स कौन से हैं जनरल टर्म फॉर्मूला के? जल्दी से बताओ, सीक्वेंस से आओ। A D N A N, फिर से बोलो A D N A N। AP आते ही A और D तो यूं ही चुटकियों में निकल जाएगा। A तो आ गया 3 और 8 - 3 करते ही D आ गया 5, तो A और D तो वेरी मच क्लियर आ गया। अब बचा क्या? N या AN, तो दो ही ऑप्शन है, या तो N देके AN पूछे या AN देके N पूछे। अब अगर N दे रखा है तो 100% AN पूछा है, और अगर N दे रखा है, क्या? हाँ, अगर N दे रखा है
तो 100% उसने क्या पूछा है ए एन, और अगर ए एन दे रखा है तो 100% क्या पूछा है उसने एन। अब कैसे पता लगाएं कि जो दे रखा है वो एन है या ए एन? टीएच लगा हुआ है तो वो है एन और निकालना है ए एन, और टीएच नहीं लगा हुआ है तो वो खुद है ए एन, निकालना है एन। टीएच लगा हुआ है क्या? ये तो मैंने लगाया, लगा हुआ नहीं है, नहीं लगा हुआ है तो ये है ए एन, निकालना है एन, क्योंकि पांचवा कंपोनेंट तो होता ही नहीं है ना। समझ गए क्या? ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इस एपी में से चलता जाऊं कैसे, पांच पांच जुड़ रहा है, पांच पांच जुड़ रहा है, तो चलता जाऊं, तो किसी न किसी पायदान पे 78 मिलेगा, तो वो कौन सा पायदान होगा, कौन सी पोजीशन पे 78 मिलेगा, पोजीशन पूछिए आपसे। समझ गए क्या? क्लियर है? ठीक है, निकालना शुरू करें प्रेजेंटेशन। देखो हाँ, आर डी सेकंड वो एक ही माना है ना, टीएच का मतलब ऐसा नहीं कि टीएच ही लगेगा, सेकंड के आगे फिर एनडी लग जाता है, वो तो सब्स्टिट्यूट्स हैं उसके, इस टाइप की चीजें। ओके, क्योंकि इस टाइप की चीजें पोजीशन के आगे लगती है, दैट मींस वो पोजीशन है। ठीक है, सो हियर द गिवन एपी इज here the given AP is बोलो गिवन एपी, जितनी भी टर्म्स गिवन है बोलना। डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये गिवन एपी है। अच्छा, कई बच्चों को तो ये भी समझ में नहीं आया एपी कहां से शुरू हुई कहां पे खत्म हुई। देखो भैया, 3 से शुरू हुई है और ये डॉट 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 पे खत्म हो चुकी है। ऐसे मत मान लेना कि 1 2 3 4 और वो पांचवी टर्म है, वो तो फिर आगे का क्वेश्चन है। एपी तो 3 से लेके ये डॉट 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 पे खत्म हो चुकी है ना। ठीक है, 3 8 13 18 एंड सो ऑन, ये है एपी एज पर द गिवन क्वेश्चन। हाँ, अरे क्वेश्चन में उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो वहां तक है, क्वेश्चन में एपी को वहां तक दर्शाया गया है, उसका मीनिंग क्या है वो नहीं बात कर रहा हूं, वो आप जानो। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब इसके हिसाब से हम ए और डी निकाल सकते हैं क्या? जैसे ही एपी दिखाई दे पहला काम ए और डी निकालना, जैसे ही एपी दिखाई दे पहला काम ए और डी निकालना। सो ए निकालो डी निकालो। वो कैसे सर? ए तो A1 होता है और डी क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है। चाहो तो आप A3 माइनस A2 कर लो, कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लो। सिंपलेस्ट ऑप्शन इज A2 माइनस A1। सो A1 क्या है? 3 और A2 माइनस A1 करना 8 माइनस 3 यानी कि, बोलो यहां तक कोई डाउट? जैसे ही एपी दिखे एओडी निकालो। ठीक है, नाउ we are required, हमको चाहिए क्या? we are required to find the position of the term, to find the position of the term 78। एक टर्म है सर उसमें 78, उसकी पोजीशन हमको निकालनी, ये हमारा क्वेश्चन है। यस और नो? ठीक है, एक टर्म है 78, उसकी हमको क्या चाहिए? पोजीशन चाहिए। दैट इज 78 के आगे टीएच लगा हुआ है क्या? क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ, लगा हुआ होता तो वो एन की वैल्यू होती, नहीं लगा हुआ दैट मींस ये ए एन की वैल्यू है। दैट मींस दैट इज मैंने डिकोड कर दिया, दैट इज ए एन की वैल्यू 78 है एंड एन की वैल्यू आपको पता करनी है। क्लियर है? क्लियर है? ए एन की वैल्यू 78 है, यानी टर्म पता है, ए एन बोले तो टर्म, एन बोले तो पोजीशन, टर्म पता है, पोजीशन पता करनी है। ठीक है, सो यूजिंग द जनरल टर्म फॉर्मूला हम ये काम कर सकते हैं। 4 में से 3 कंपोनेंट गिवन हो गए, 1 2 3 कंपोनेंट गिवन हो गए, एन निकाल लेते हैं। और अप्रोच नंबर 2 से निकालेंगे हम, कल 2 अप्रोच बताई थी एन निकालने की। ठीक है, चलो निकालना शुरू करते हैं। now we know that now we know that बोलो जनरल टर्म फॉर्मूला याद है सबको? बोलो
an is equal to a plus n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। तो इन इसमें चार में से मेरे पास तीन चीजें कौन कौन सी गिवन है? an गिवन है पहले, तो कितना गिवन है? an 78, a गिवन है कितना? 3, n मिसिंग है, एज इट इज छोड़ो। d कितना गिवन है? 5 इंटू 5। बोलो यहां तक कोई डाउट? निकालो, आप निकालो। मैं आप लोगों को सेकंड अप्रोच से निकलवा रहा हूं। किसी को अगर फर्स्ट अप्रोच सही लग रही है तो उससे निकालो, ठीक है। सबसे पहले 3 को भेजो यहाँ पे, सबसे पहले 3 को भेज दूं मैं यहाँ पे। तो 3 को इधर भेजा तो ये क्या हो गया? 78 माइनस 3, और उधर क्या बचा? n माइनस 1 गुणा 5 बच गया। अब 78 माइनस 3 क्या होता है? 75 होता है। अब 5 को भी लगे हाथ ले आओ यहाँ पे, तो 5 गुणा हो रहा है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो गया? ओनली n माइनस 1, दैट्स इट। n माइनस 1 बचा ओनली। अब 75 डिवाइड इधर कर देता हूँ, उसके बाद 75 डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा बोलो? 15 इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू निकालूंगा तो -1 इधर आके क्या बनेगा? +1। 15 प्लस 1 दैट इज 16। तो 16th टर्म होगी। इसको हम अभी क्रॉस वेरीफाई भी करने वाले हैं कि 16th टर्म वो होगी या नहीं होगी। 5 ही तो जोड़ना है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं। सो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 16। क्लोजिंग स्टेटमेंट बनता है hence 16th टर्म। अब ये n की वैल्यू है तो th लगा सकते हैं। 16th टर्म ऑफ दिस एपी, उसने क्वेश्चन किया था विच टर्म, आंसर उसी की भाषा में दो। 16th टर्म ऐसे भी मान सकते हो विच का आंसर पोजीशन होगी, विच का आंसर पोजीशन होगी। विच टर्म? 16th टर्म ऑफ दिस एपी, ऑफ द गिवन एपी, ऑफ द गिवन एपी इज 78। इस एपी की 16th टर्म 78 होगी। आंसर कंप्लीट हो चुका है, सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये दूसरा हिंट भी मिला हमको, है ना? विच का आंसर पोजीशन होगी, ठीक है। और व्हाट का आंसर टर्म होगी। जैसे मैं कहूं कि व्हाट इज द 78th टर्म, तो व्हाट का आंसर अब 78th टर्म चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब क्रॉस वेरीफाई करें एक बार इसको कि वेदर हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो देखो ऊपर देखो जरा, 3, 8, 13, 18 तक तो लिखा हुआ है, 4 टर्म्स लिखी हुई है। 5 जोड़ो और कौन सी टर्म तक जाना है आपको? 16वीं टर्म। इस एपी की 16वीं टर्म बनेगी 78। तो 16वीं टर्म तक फटाफट 5 जोड़ के हम जा सकते हैं ना। तो 18 में 5 जोड़े 23, फिर 5 जोड़े 28, फिर 5 जोड़ो 33, जोड़ो 38, जोड़ो, फिर जोड़ो, फिर जोड़ो, फिर जोड़ो, फिर जोड़ो, जोड़ो, जोड़ दो और आ जाओ 78। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ रही है। तो उसका सवाल भी तो यही था यहाँ पे, हाँ ठीक है। उसका सवाल भी तो ये था कि ऐसे चलते जाएं तो कौन सी टर्म होगी जहां पे 78 आएगा? तो 16th टर्म होगी जहां पे 78 आएगा। समझ आया क्या अच्छे से? ईशानी समझ आया? ठीक है। क्या क्या लॉजिक्स याद रखेंगे? टीएच लगा हुआ है तो एन की वैल्यू गिवन है और एन निकालना है। टीएच नहीं लगा हुआ तो एन की वैल्यू गिवन है, एन निकालना है, उल्टा काम करना है। और दूसरा अप्रोच ये भी याद रख सकते हो कि विच का आंसर हमेशा पोजीशन होती है। विच पूछ ले दैट मींस एन की वैल्यू चाहिए उसको। अब इस क्वेश्चन में विच पूछ रहा है ना वो, विच टर्म, तो आंसर एन की वैल्यू। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालें? तो सबसे पहली चीज, नंबर ऑफ टर्म्स कैन ओनली बी फाउंड इन फाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी में नंबर ऑफ टर्म्स पूछना या बताना बेवकूफी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि क्या ये एक फाइनाइट एपी है। जब भी लास्ट टर्म पता हो तो वो फाइनाइट एपी होती है। लास्ट टर्म पता है ना, बीच की टर्म्स मिसिंग हो चाहे से, कोई ऐसे मत कह देना सर मुझे पता है इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4।
बीच में ये डॉट 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 का मतलब है बीच में कुछ टर्म्स हैं, वो कुछ ही तो पता करनी है भाई कितनी है। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए तो एक स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स की। हम सुनना ध्यान से, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला बताओ? कोई एक टर्म है उसकी पोजीशन निकाली, कोई एक टर्म है उसकी क्या निकाली, यानी कि आप तो हर एक टर्म की पोजीशन निकाल सकते हो, आप किसी भी टर्म की पोजीशन निकाल सकते हो पक्का। आप 205 की पोजीशन निकाल सकते हो, तो जो उसकी पोजीशन होगी उतनी टर्म्स होंगी क्योंकि आखिरी है। वेरी इजी। आप अभी अभी एक टर्म की पोजीशन निकाल के आए हो, तो आप इस एपी में किसी भी टर्म की पोजीशन निकाल सकते हो। आप 19 की निकाल सकते हो, 13 बीच में कुछ और क्वेश्चन उसकी भी निकाल सकते हो, तो आप 205 की भी पोजीशन निकाल सकते हो। जैसे आपने 78 की निकाली, तो जो 205 की पोजीशन होगी, मान लो 205 की पोजीशन है 50th, तो इस एपी में 50 टर्म्स होंगे। यस, और एक बार आपको हिंट भी दिया था कि लास्ट टर्म को an से इक्वेट किया जाता है आधे से ज्यादा क्वेश्चंस। l इक्वल टू an किया जाता है, ये l है और l को an से इक्वेट कर दो, फॉर्मूला रख दो, n निकाल दो, जो n होगा वही नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ठीक है, समझ आया? तो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, एक क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। ठीक है, स्टार्ट कर। सेकंड वाला कर लो, सेकंड वाला क्वेश्चन कर लूं मैं? ठीक है, चलो फिर फर्स्ट होमवर्क मार्क करो, सेकंड में गिवन एपी बताओ। ये द गिवन एपी इज टेल मी द गिवन एपी 18 15 1 by 2 30 13 dot last term। ठीक है, ठीक है, जैसे ही एपी मिले पहला काम ए और डी निकालो, पहला काम ही ये रहेगा ए और डी निकाल दे। सो ए तो होता है A1 और A1 गिवन है 18, डी होता है A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 निकालना पड़ेगा, यानी कि 15 1 by 2 में से 18 को माइनस करना पड़ेगा। अब वैसे तो आपको क्विकली करना आना चाहिए, 15 1 by 2 क्या होता है 15.5, 15.5 में से 18 निकालना है। आप तो 18 में से 15.5 निकाल लो, माइनस लगा देना, छोटे में से बड़ा निकालने का मतलब आंसर तो आप डिफरेंस निकालना है, माइनस लगा दे। तो 18 में से 15.5 रुपए गए, 18 में से 15 गए तो 3 रुपए, और एक अटन्नी और गई 2.5 रुपए, और 2.5 माइनस के, तो माइनस का 2.5 क्या होता है -5/2 होता है वैसे तो, -5/2, 2.5 का मतलब होता है 5/2। चलो बेसिक से करें तो 15 2 जा 30, 30 एंड 1 31, 31/2 माइनस का 18, so it is equal to 2 को एलसीएम ले लूंगा, so 31 माइनस 18 2 जा इज 36, so आ गया मेरा -5/2। क्या ये डी आ गया मेरा, बोलो ये डी आ गया मेरा -5/2। एनी डाउट्स? ठीक है, सो दिस इज डी -5/2। चलें अब आगे। अब मेरा काम क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना। ठीक है, ए और डी आ चुका है मेरा, तो एक बार मैं लिखूंगा मुझे चाहिए क्या इस क्वेश्चन में। नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नाउ अच्छा एक चीज और लिखो ना, यहाँ पे लास्ट टर्म भी तो गिवन है, ऑल्सो लास्ट टर्म को मैं एल से डिनोट कराता हूँ, वो भी गिवन है। कितना गिवन है? -47, सामने डाल देना है गिवन। And we are required to find the number of terms. To find the number of terms.
ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की स्ट्रेटेजी क्या होती है, लास्ट टर्म को an से इक्वेट कर दो, लास्ट टर्म को an से इक्वेट कर दो। सो लेट a and b l, क्या लिखा मैंने, लेट a l b l। अब यहां तो an का फॉर्मूला लगाओ और वहां l की वैल्यू लगाओ, यहां तो an का फॉर्मूला लगाओ और वहां पे l की वैल्यू लगाओ। बोलो an का फॉर्मूला, जनरल टर्म फॉर्मूला, that is a plus n minus 1 multiplied by t इक्वल टू l कितना है, l माइनस का 47। समझ आया? नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की स्ट्रेटेजी, लास्ट टर्म को an से इक्वेट करो, यहाँ तो an का फॉर्मूला लगाओ और वहां पे l की जो गिवन वैल्यू है डाल दो। अब इसमें भी a और d की गिवन वैल्यू है आपके पास, तो मिसिंग पार्ट ओनली n है। a की वैल्यू क्या है 18 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, d क्या है, d इज d माइनस 5/2 इंटू माइनस 5/2 इक्वल टू क्या हो गया माइनस 47। बोलो अप्रोच 1 या 2? अप्रोच 2 में पहले 18 को भेज दूं मैं वहां पे, बोलो, तो इधर रह जाता है n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2 और 18 को वहां भेजना माइनस 47 माइनस 18 कर दो जरा, क्या होता है माइनस 47 माइनस 18, माइनस का 65, 8 7 15 माइनस का 65। फाइन, बोलो यहाँ पे कोई डाउट? अब किसको भेजूंगा, अब माइनस 5/2 को उधर भेजूंगा, तो ये मुझे बताएगा माइनस 5/2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, सब कुछ छोड़ो मुझे तो ये बताओ, माइनस 5/2 जब उधर जाए, कृतिका क्या बनेगा, बोलना कृति, बोलना प्लस 5/2, कारण माइनस का है वो तो इंटू है, अगर ये माइनस नहीं होता, अगर 5/2 होता तो इंटू हो रहा है ना ये, तो उधर जाके डिवाइड होता। सो आप ऐसे क्यों देख रहे हो, ये माइनस हो रहा है, ये तो इंटू हो रहा है, हाँ इंटू माइनस के नंबर से हो रहा है, उसकी क्या गलती, हो तो इंटू रहा है। सो इंटू का अपोजिट रिलेशन डिवाइड करना होता है ना कि माइनस करना होता है, ये इंटू नेगेटिव नंबर से हो रहा है, हो तो इंटू रहा है ना, और इंटू का उल्टा क्या होता है, डिवाइड। सो कुछ भी नहीं करना, माइनस 5/2 की शक्ल नहीं चेंज करनी, ऐसे कैसे उठाए तो उसके नीचे डिवाइड करना है, यानी माइनस 65 डिवाइडेड बाय माइनस 5/2। ठीक है, इधर देखो क्या हो जाएगा ये, हाँ चाहो तो आप रेसिप्रोकल कर लो, क्योंकि डिवाइड कराएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, भाई डायरेक्ट करना है तो माइनस 5/2 इधर आके माइनस 2/5 हो जाएगा रेसिप्रोकल, और नहीं समझ आया तो ये माइनस 5/2 इसके नीचे आके डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा तो उधर रह जाएगा n-1, उधर तो क्या रह जाएगा n-1, इधर क्या होगा, देखो इधर माइनस 65 तो ऑलरेडी डिवाइडेड बाय क्या इंटू हो रहा है भैया माइनस 5/2, माइनस 5/2 उसके नीचे लगा तो माइनस 5/2। समझ आया? अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली ये 2/5 हो जाएगा, तो आप चाहो तो डायरेक्टली इधर आके इंटू माइनस 2/5 करा सकते हो, लेकिन माइनस 2/5 कराना, 2/5 मत कराना। कई बच्चे डबल डबल कर देते हैं, इंटू का डिवाइड कर देते हैं, माइनस का प्लस कर देते हैं, नहीं एक ही ऑपरेशन रिवर्स होता है ओनली, तो इंटू का डिवाइड हो रहा है ना, माइनस तो माइनस ही रहेगा। ओके चलो इसको सॉल्व करो, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया एक तरीके से, ओके 2 ऊपर चला गया तो 65 इंटू 2/5, 5 से 13 बार जाएगा, 13 2 जा 26, तो ये 26 n-1 की वैल्यू आई है, तो n की वैल्यू क्या आनी है +1 इक्वल टू 1। यहां तक क्लियर है? एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं, डिस्क्लेमर, वैधानिक चेतावनी, अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर ना आए स्टॉप कर देना, नहीं आपने गलत किया, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हम नहीं मानेंगे, हम हमारा सॉल्यूशन फिर से चेक करेंगे। n की वैल्यू हर हाल में एक नेचुरल नंबर आनी चाहिए, 4 कंपोनेंट्स में n पे ही तो पाबंदी है, तो n मान लो अभी 26.5 आ जाता, गलत होता, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि n पोजीशन होती है, तो पोजीशन नेचुरल नंबर होगी, 27वीं पोजीशन 28वीं पोजीशन, ऐसा थोड़ा होगा 27.5वीं पोजीशन, सो डेसिमल में नहीं आ सकती, नेगेटिव नहीं आ सकती, जीरो नहीं आ सकती, नेचुरल नंबर आनी ही चाहिए।
ठीक है, डन, यहां तक हो गया क्या? अब कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा इसमें? इतना हो गया। अब मैं लिखूंगा कि लास्ट टर्म की पोजीशन है 27th, लास्ट टर्म की पोजीशन है 27th, दैट मींस नंबर ऑफ टर्म्स भी हैं 27। ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख दो। कहां लिखूं? यहां लिख दो, जहां पे भी स्पेस मैंने ऊपर लिख देता हूं, आप नीचे लिखना, कहीं आप भी ऊपर लिख दो। Here the position of the last term of this AP is, position क्या निकली? 27th. So number of terms in the AP is 27 terms होंगे उसमें। ठीक है, यहां से यहां जाना है और फिर यहां से ऊपर आना है। आ रहा है समझ में? बोलो, कड़ी से कड़ी मिल रही है। आप फील कर रहे होंगे कि धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ेगा ही। बट इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो बढ़ रहा है वो हमको अखर नहीं रहा है, हम कड़ी से कड़ी जोड़ पा रहे हैं, एडवांस क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की मदद से आगे आगे बढ़ पा रहे हैं। और कोई अगर कड़ी से कड़ी नहीं जोड़ पा रहा हो तो पूछ सकता है। ठीक है, चले आगे। क्लासेस अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे एक भी दिन क्लास मिस हुई तो बस सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अगला चैप्टर ही समझ में नहीं, मतलब पूरा बचा हुआ चैप्टर नहीं समझ में आएगा। अगली एक्सरसाइज ऑब्वियसली पिछली एक्सरसाइज पे डिपेंड करती है, और इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से एक कदम आगे, फिर उसका एक कदम आगे। ठीक है ना, तो कोई भी क्लास मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते आप। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किससे? अप्रोच 1 से सॉल्व नहीं हुआ ऐसे बोलो ना, नहीं हुआ ना? हाँ, तो अप्रोच 1 से मैंने आपको कल भी बोला था, शायद कल परसों जब भी बोला था कि कैलकुलेशन मुश्किल होती है अप्रोच 1 में, 2 में आसान होती है। बोलो क्या लिखा आपने? 18 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय -5/2 इक्वल टू -47। ठीक है, अब सबसे पहले अप्रोच 1 क्या कहती है? एलएचएस का एलएचएस में सॉल्व करो, उधर भेजो मत, आखिरी में भेजना। सो 18 प्लस बोर्ड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई होगा, सो n इंटू -5/2 -5n/2 होगा, और -5/2 इंटू -1 प्लस 5/2 होगा -47। अब इसको पहले सॉल्व करो। सो 18 प्लस 5/2, 18 2 जा 36, 36 प्लस 5 41/2। सही किया क्या? 18 2 जा 36, 36 प्लस 5 41/2, माइनस क्या है 5n/2 इक्वल टू क्या है -47। अब इस नंबर को 41/2 उधर भेजो, तो इधर बचता है -5n/2, 41/2। अब ये प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस, -47 माइनस 41 डिवाइडेड बाय 2। सो 2 आ गया एलसीएम। सो -47 इंटू 2 करना, माइनस का 94, देन -41, तो ये बन जाता है 9 और 4 13, यानी -135 डिवाइडेड बाय 2। इधर क्या बचा है -5n/2। देखो 2 से तो 2 एज इट इज उठा दो, n की वैल्यू आ जाएगी -135 डिवाइडेड बाय -5 प्लस हो गया 27 आ गया। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग कि कट्टरवादी नहीं बनना है कभी भी किसी भी चीज का, नॉट ओनली इन स्टडीज। कभी भी जिंदगी में एक चीज याद रखना बेटा, कभी भी कट्टरवादी नहीं बनना। प्रकृति का नियम है, हमको हर प्रकार का चेंज अडॉप्ट करना आना चाहिए, तभी हम सक्सेस मतलब ग्रोथ कर पाएंगे। अगर हम कट्टरवादी बन गए ना भाई साहब, इसी पे स्ट्रिक्ट रहते हैं, हमारे तो पूर्वजों ने कहा है या किसी पंडित जी ने कहा है, तो हम हमारी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, हम वहीं तक कुएं के मेंढक रह के रह जाएंगे, समुद्र नहीं देख पाएंगे। तो आप अप्रोच 1 को प्रेफर करो, कोई बात नहीं है, लेकिन कट्टरवादी मत बनो कि हम तो करेंगे इससे, क्योंकि अब आप खुद फील करो अप्रोच नंबर 2 से ज्यादा जल्दी हुआ। सब कुछ आना चाहिए ना, इंसान को वर्सेटाइल होना चाहिए, उसको हर रास्ता अपनाना आना चाहिए।
ठीक है, समझ गए? ये सॉल्व हो गया इससे भैया। ओके ठीक है, अप्रोच नंबर 1। और अप्रोच नंबर 2 में अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो भैया। इसमें बड़ा सरल काम था, 18 भेजा, -5/2 भेजा, -1 भेजा, 3 चीजों को भेजना है। 18 भेजा, -18, -5/2 भेजा, -2, -5/2 नीचे आ गया, फिर -1 भेजा, +1 हो गया, हटाओ। ठीक है, क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसका फर्स्ट पार्ट होमवर्क हो जाएगा, इसका फर्स्ट पार्ट होमवर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ठीक है, हो गया, वेरी गुड। हाँ, एक क्वेश्चन और लास्ट। कुछ भी नहीं आएगा, आएगा तो कौन सा तुम डर रहे हो? तुम तो इंतजार कर रहे हो, तुम तो इंतजार कर रहे हो कि आया नहीं यार, बार बार फोन करके पूछे आया क्या, तुम्हारे मोहल्ले में आया क्या? वो कहेंगे हाँ बनसली मोड़ तक तो आ गया, अलवर आ गया, तो अभी बस में बैठा है, ट्रेन में या फ्लाइट लेके आ रहा है, पद यात्रा करके आ रहा है, फिर तो भेज दो यार, छुट्टी हो जाएगी हमारी, तुमको ज्यादा पढ़ा दूंगा। सायरन बज रहा था? नहीं, सायरन क्या है, उसका फायर अलार्म बज जाता है कभी कभी, हल्का फुल्का जैसे अंदर उमस हो जाती है ना, सफोकेशन, तो अलार्म बज जाता है। अलार्म को लगता है कि आग लग गई। क्या ग्रामीण अंदर वाला? हाँ, लेकिन किसी में भी होता है, वो सारे सरकारी दफ्तरों की हालत यही है कि एडवांस तो है नहीं उसमें, पुराने मशीनें लगी हुई हैं, तो वो कभी भी बच जाती हैं। पता चले कभी असली में चोर है और बजे ही नहीं, जब बज रही हो तो पब्लिक को लगे ऐसे बजता रहता है, ऐसे बजता रहता है, तो पता चले वाकई में चोरी हो रही। एनीवेज, आ जाओ, चलो एक क्वेश्चन और देखो। चेक वेदर, चेक करके बताओ। अब क्वेश्चन का नेचर समझना है ना। देखो, एपी पढ़ा दिया, एपी की ये एक फॉर्मूला पढ़ा दिया, एन बराबर ए प्लस एन माइनस, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी के कितने सारे पहलुओं, यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं वो चेक करो आप, है ना। कितने सारे बन गए और भी बनने जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन है, आप चेक करो कि इस एपी की कोई भी एक टर्म -150 हो सकती है क्या। दैट मींस इसमें आगे बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं तो -150 किसी भी पायदान पे बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता है, चेक करना है बस, यस और नो। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? आ गया भाई, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, तो इधर एक टर्म आ गई, इधर एक टर्म आ गई, इधर एक टर्म आ गई, तो कभी भी किसी भी पोजीशन पे, पोजीशन कोई भी रख लो, क्या -150 किसी भी पोजीशन पे आ सकता है या नहीं आ सकता है, या इस एपी की कोई भी टर्म -150 बन सकती है या नहीं बन सकती है। कौन सी टर्म बनेगी ये नहीं पूछ रहा, बस बन सकती है या नहीं बन सकती, चेक करके बताओ। डन, क्वेश्चन समझ आया? नाउ व्हाट्स द स्ट्रेटेजी। फॉर्मूला तो एक ही है हमारे पास, कंपोनेंट्स हमारे पास 4 ही है, उन्हीं का इस्तेमाल करना है, रिसोर्सेज तो वही है, और दिमाग लगाओ उन 4 चीजों का इस्तेमाल करके कैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो सकता है। कृतिका, नींद आ गई? नॉट फीलिंग वेल? वॉमिटिंग? पानी पी के देख लो, थोड़ा बाहर घूम के आ जाओ 2 मिनट, यहाँ पे सफोकेशन सा हो रहा होगा। ओके, हाँ जी, बताओ व्हाट्स द स्ट्रेटेजी, व्हाट्स द स्ट्रेटेजी। तो उससे तो ये पता चलेगा कि इसकी पोजीशन क्या है। हमसे हमसे क्वेश्चन ये तो ना पूछा है कि इसकी पोजीशन, ये तो फिर पिछला क्वेश्चन हो गया कि इसकी पोजीशन बताओ, पोजीशन पूछा ही नहीं है ना। पोजीशन आ गई तो यस। अब जागृत ने कहा, जागृत ने कहा कि इसकी पोजीशन निकालते हैं सर। अगर पोजीशन आ गई तो 100% ये कहीं ना कहीं बैठा है, और पोजीशन नहीं आई तो नहीं बैठा है। अच्छा, आप जागृत मुझे बताओ, पोजीशन आएगी और नहीं आएगी कैसे? अगर आप वैल्यू निकालने जाओगे तो कुछ तो वैल्यू आई जाएगी, वो नेचुरल नंबर आती है या नहीं आती है। लेट्स से -150 की पोजीशन आ जाती है 37, दैट मींस 37वें पायदान पे ये बैठा है, दैट मींस ये कहीं ना कहीं बैठा है, तो आंसर हो जाएगा यस। लेकिन मान लो इसकी पोजीशन आती है 37.5, तो 37वीं पोजीशन होती है क्या कभी? या तो 37वीं पोजीशन होती है या 38वीं पोजीशन होती है। हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन निकालेंगे, इसकी पोजीशन निकाल के चेक करेंगे नेचुरल नंबर आ रही है नहीं आ रही। अगर नेचुरल नंबर आ जाती है तो यस हो जाएगा आंसर, अदरवाइज नो हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, स्ट्रेटेजी भी तैयार हो गई। चलो खत्म करते हैं फटाफट। गिवन एपी इज, गिवन एपी इज, रुद्र एक बार अप्रोच नंबर 2 से करके देखना, ठीक है। 11 8 5 2। एक चीज और बताऊं,
जो बाहर से जितना कट्टरवादी होता है ना, घर जाके जरूर करके देखता कि यार सबके सामने करूंगा तो सब कहेंगे कि तू तो कर रहा है, मैं घर जाके करके देखूं कौन सी चीज बढ़िया है। ठीक है, तो चलो करके देख ले, यही करके देख ले। 11852 होता है ना, जैसे कई बार हम घर पे भूख हड़ताल कर लेंगे, खाना नहीं खाऊंगा, तो जैसे कोई बाहर जाता है चुपचाप से उठा के फ्रिज में जाके कुछ एक खा लेते हैं हल्का सा। पता तो सबको सब कुछ चल जाता है, ये हमारी गलतफहमी होती है कि सामने वालों को नहीं पता चलता। 11852 ओके। सो सबसे पहले एओडी, पहला काम एओडी। सो ए इक्वल टू A1 इक्वल टू 11, D इक्वल टू A2 माइनस A1, दैट मीन्स 8 माइनस 11। ओके, सही हो गया, फीलिंग गुड। 8 माइनस 11 इक्वल टू माइनस 3। सो A क्लियर, D क्लियर, दो चीजें क्लियर। नाउ व्हाट, अब हमको क्या करना है, अब हमको उसकी -150 को चेक करना है ना। नाउ वी आर रिक्वायर्ड, या एक तरीके से उसकी पोजीशन पता करनी है ना। सो नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द पोजीशन, नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द टर्म, क्या है, -150, पोजीशन ऑफ द टर्म माइनस का 150। सो उसकी पोजीशन पता करने के लिए उसको मतलब ऐसे मान सकता हूं कि जिसकी पोजीशन पता करनी है वो तो an की वैल्यू है और मुझे n पता करना है, राइट। यानी कि जिसकी पोजीशन पता करनी है वो an की वैल्यू है और मुझे क्या पता करना है, n। नाउ वी नो दैट, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला इज an इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, d। तो जो जो चीजें पता है रखते जाओ। an पता है मुझे, an है -150, दैट इज लगा दिया करो, दैट इज। a पता है, a क्या है 11, n मिसिंग है, मिसिंग ही रहने दो। d क्या है, इनटू -3। ठीक है, देखो रुद्र इधर ध्यान दो, सबसे पहले 11 को इधर भेजो, तो 11 इधर गया तो -150 माइनस 11 हो गया, उधर बची हुई चीज क्या है, n-1 गुणा -3। कोई प्रॉब्लम, -150 -11 कर दो जल्दी से। ठीक है, इक्वल टू n-1 गुणा -3। सेकंड चीज पे -3 को इधर भेजो, तो -3 इधर आके +3 नहीं होगा। ठीक है विधि, -3 इधर आके +3 नहीं होगा, इनटू हो रहा है नेगेटिव नंबर से, तो इधर आके डिवाइड होगा। सो इट इज लाइक -161 डिवाइडेड बाय -3। उधर क्या बच गया, उसको डिवाइड कराओ तो ये नॉट ए नेचुरल नंबर आया, नॉट ए नेचुरल नंबर आया। चलो इसको एक बार एज इट इज रहने दो, 161/3 रहने दो। अब -1 को इधर भेजो तो 161/3 + 1 और उधर अकेला रह गया n, तो n की वैल्यू आ गई। सो 161/3 + 1 करेंगे, इधर कर देता हूँ, 3 एलसीएम आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 3 तो एलसीएम, और 161 + 3 बन जा 3। सो इट इज इक्वल टू 164/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 3 5 जा 15, बचता है 114, 3 4 जा 12, बचता है 2, सो 2/3। तो 54 2/3 आता है, या डेसिमल में लिखो तो 54.6666 नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है, और या फिर फ्रैक्शन में लिखो तो 54 अब मुझे बताओ n की वैल्यू क्या किसी भी केस में ऐसी आ सकती है क्या, इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो फिर मैं लिखूंगा कि -150 आपकी इस एपी में कोई जगह नहीं है, आप किसी और एपी में ट्राई करो। ठीक है, समझ आया। कई बार कहते हैं ना आपकी आपकी यहाँ पे कोई जगह नहीं है, किसी और कंपनी में ट्राई करो, तो -150 आपकी हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या रहेगा, इतना हो गया नोट डाउन, n की वैल्यू आ गई। ठीक है, करो 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 करो। क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या लिखा, हाँ, या फिर पोजीशन लिख दो, द पोजीशन ऑफ द टर्म -150 इज 54 2/3 which is not a natural number, hence -150 is not a term of, देखो इस तरीके से लिखेंगे, here the position of the term, the position of the term क्या है, -150 in the given AP,
इन द गिवन एपी में उसकी पोजीशन है क्या है 54 2/3 ये पोजीशन which is not a natural, which is not a natural, hence we can conclude that -150 is not a term of the given AP, not a term of the given AP, ठीक है। -150 is not a term of the given, और अगर आ जाती तो लिख देता -150 is a term of the given, अगर नेचुरल नंबर आ जाती तो, यानी कि ये 54वीं और 55वीं टर्म के बीच में आएगा। 54 2/3 का मतलब क्या है, 54th टर्म और 55th टर्म के बीच में कहीं आएगा ये। हाँ, अगर ऐसे पूछ ले कि अगर इसको जबरदस्ती फिट करना हो तो किस किस के बीच में फिट होगा, 54th एंड 55th के बीच। पूछेगा तो नहीं, एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन हो गया भाई। अगर इसको ये किस किस के, ये टर्म तो नहीं बनेगी, लेकिन ये कौन सी टर्म के बीच का हिस्सा होगा, तो 54th एंड 55th टर्म के बीच का ये हिस्सा हो सकता है। डन, एनी डाउट्स? कुछ पीछे का देखना है क्या? ओके, चलिए फिर बाकी के क्वेश्चंस देखते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड